नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे हाथ लगी है एपिक्टेटस की एक पुरानी किताब से जुड़ी कुछ जानकारी, द गोल्डन सेइंग्स ऑफ एपिक्टेटस विद द हिम ऑफ क्लैंथिस। हाँ, ये गूगल बुक्स पर मिली है जानकारी। 1905 का मैकमिलन एडिशन है शायद। अच्छा। स्रोत बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, बस कुछ मेन पॉइंट्स है, कुछ शब्द है। लेकिन हाँ, कभी-कभी इन्हीं छोटे टुकड़ों में भी गहरी बातें मिल जाती हैं। सही कहा। तो हमारा मिशन क्या है आज? मतलब हम इस लिमिटेड जानकारी से क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोशिश ये है कि इस जानकारी के आधार पर एपिक्टेटस के जो सुनहरे वचन हैं, उनके पीछे का ज्ञान क्या है, उसे थोड़ा टटोलें और समझें कि ये पुरानी किताब आज भी क्यों रेलेवेंट है, खासकर वो जो कहते हैं ना जीवन जीने की कला, उसके लिहाज से। अच्छा, तो चलिए फिर देखते हैं ये स्रोत हमें क्या इशारे देता है। शुरुआत करते हैं शीर्षक से ही, द गोल्डन सेइंग्स, सुनहरे वचन। ये शब्द ही अपने आप में काफी वजनदार लगते हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे कुछ बहुत ही खास चुना हुआ। हाँ, और साथ में क्लियंथस का भजन भी जुड़ा है, हाइम ऑफ क्लियंथस। ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है? देखिए, सुनहरे वचन तो साफ इशारा है कि ये कोई आम बातें नहीं, बल्कि एपिक्टेटस के विचारों का निचोड़ है। वो बातें जिन्हें शायद समय ने परखा है और कीमती माना है। और क्लियंथस, वो खुद भी एक बड़े स्टोइक दार्शनिक थे। उनका भजन साथ में होना ये शायद इस बात पर जोर देता है कि एपिक्टेटस के विचार अलग थलग नहीं थे। अच्छा। वो स्टोइक परंपरा की जो मुख्य धारा थी, उससे गहरे जुड़े हुए थे। शायद एक तरह की वैचारिक या आप कह सकती हैं आध्यात्मिक निरंतरता दिखाता है ये। और ये 1905 का संस्करण है, 90 पन्ने। साइज देखकर तो लगता है कि ये शायद कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब ना हो, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गाइड जैसी हो, कॉम्पैक्ट सी। हाँ, ऐसा हो सकता है। स्रोत में सामग्री सूची मतलब कंटेंट्स का जिक्र है, सेक्शन 1, 2, 3, और फिर लिखा है कि 11 और सेक्शन है। अच्छा, मतलब स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, इससे ये तो लगता है कि ये बिखरे हुए कोट्स नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से पेश किया गया है सब कुछ। शायद अलग-अलग थीम्स के हिसाब से बांटा गया हो, ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। एक कुछ नाम स्रोत में दिए हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, सेनेका, मुसोनियस रूफस। और शब्द जैसे स्टोइक्स, स्टोइसिज्म, फिलोसोफर। ये तो सीधे सीधे फिलॉसफी की एक पूरी लीनिएज, एक महान विरासत की तरफ इशारा है। निश्चित तौर पर ये नाम और ये शब्द एपिक्टेटस को वेस्टर्न फिलॉसफी और खास तौर पर स्टोइक स्कूल के एक अहम पिलर के तौर पर स्थापित करते हैं। सुकरात, प्लेटो का जिक्र दिखाता है कि स्टोइकवाद की जड़ें कितनी गहरी थीं ग्रीक फिलॉसफी में, और सेनेका, मुसोनियस रूफस ये उनके समकालीन या आसपास के स्टोइक विचारक थे। अच्छा, मतलब वो अकेले नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जीती जागती दार्शनिक बहस और परंपरा का हिस्सा थे। ये उन्हें सिर्फ एक अकेले विचारक की जगह एक पूरी विचार श्रृंखला, एक ट्रेडिशन में रखता है। स्रोत में दर्शन से जुड़े कुछ और शब्द भी ध्यान खींचते हैं, जैसे रीजन है, तर्क, नेचर, प्रकृति, एंड्योर, सहन करना, ट्रैंक्विलिटी, शांति, और फ्री फ्रॉम हिंड्रेंस, बाधाओं से मुक्ति। ये क्या स्टोइकवाद के कोर आइडियाज हैं? बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि ये शब्द स्टोइक जीवन दृष्टि का सार है, उनका निचोड़। अच्छा। उनका मानना था कि असली खुशी और स्थिरता वो बाहर की चीजों में नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो है अपने अंदर। तर्क यानी रीजन और प्रकृति, नेचर के जो नियम हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर जीने में। ट्रैंक्विलिटी यानी मन की वो अटूट शांति, वो उनका अल्टीमेट गोल था। और ये फ्री फ्रॉम हिंड्रेंस, बाधाओं से मुक्ति? हाँ, लेकिन यहाँ बाधाओं का मतलब सिर्फ बाहरी रुकावटें नहीं है। उससे ज्यादा मतलब है अंदरूनी बाधाएं, जैसे गलत इच्छाएं, बेमतलब का डर, इनसे मुक्ति पाना। अच्छा। और एंग्योर यानी सहन करना, वो भी इसी से जुड़ा है। उन चीजों को स्वीकार करना सीखना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे शब्द एक ही तरफ ले जाते हैं, स्टोइक लाइफ का एसेंस है। बाहरी उथल-पुथल के बीच अपने अंदर तर्क और शांति को बनाए रखना। इसी लिस्ट में एक शब्द थोड़ा अलग सा लगता है, स्लेव, दास। ये थोड़ा चौंकाता है एक दार्शनिक के संदर्भ में। हाँ, और ये एक बहुत ही अहम सुराग है, जैसा आपने कहा, चौंकाने वाला। इतिहास हमें बताता है कि एपिक्टेटस ने अपनी जिंदगी का शुरुआती हिस्सा रोम में एक दास के तौर पर बिताया था। सच में? हाँ,
और अगर ये सच है और माना जाता है कि सच है, तो ये उनके दर्शन को एक असाधारण, एक अलग ही गहराई देता है। कैसे? मतलब ये कि उनकी जो बातें हैं फ्रीडम पर, स्वतंत्रता पर, या फ्री फ्रॉम हिंड्रेंस, बाधाओं से मुक्ति पर, वो फिर सिर्फ किताबी बातें नहीं रह जाती। हाँ, वो अनुभव से आती हैं। बिल्कुल, वो एक ऐसे इंसान के अनुभव से निकली आवाज बन जाती हैं जिसने शारीरिक गुलामी झेली है। उसका वजन ही अलग होता है। अच्छा, तो दास शब्द का होना सिर्फ एक बायोग्राफिकल डिटेल नहीं, बल्कि उनके दर्शन को अनलॉक करने की एक चाबी हो सकता है कि असली आज़ादी बाहरी हालात से नहीं, बल्कि अंदरूनी नजरिए से आती है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये उनके दर्शन को कहीं ज्यादा वजनदार बना देता है। उनका संदेश शायद यही था कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हमारा मन, हमारे चुनाव, हमारी प्रतिक्रियाएं, ये हमारे कंट्रोल में है। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। ये उनके एंड्योर यानी सहन करने और ट्रैंक्विलिटी यानी शांति के विचारों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहने देता, बल्कि एक जिया हुआ सच बना देता है। ये तो वाकई उनके विचारों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। किताब का मुख्य विषय बताया गया है कंडक्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। हाँ। और स्रोत की शब्द सूची में इससे जुड़े बहुत सारे शब्द हैं। हैप्पी, खुश, डीड्स, कर्म, डिजायर, इच्छा, फियर, भय, माइंड, मन, सोल, आत्मा, स्पिरिट, चेतना, ऑनर, सम्मान, शेम, लज्जा, फ्रीडम, स्वतंत्रता। ये शब्द तो सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो नैतिक सवाल हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, उनसे जुड़े लगते हैं। हाँ, ये शब्द स्टोइक दर्शन के बिल्कुल केंद्र में है, उसके दिल में बसते हैं, खासकर जब बात जीवन जीने की कला की हो। स्टोइकवाद कोई हवाई फिलॉसफी नहीं थी। अच्छा, उसका मुख्य मकसद ही था एक अच्छा, शांत और मीनिंगफुल जीवन जीने का रास्ता दिखाना। स्ट्रोथ में आउटवर्ड थिंग्स और थिंग्स ऑफ सेंस जैसे शब्द भी हैं। हाँ हैं। इससे पता चलता है कि वो बाहरी दुनिया और हमारी इंद्रियों से जो अनुभव मिलते हैं, उनके प्रति सही रवैया, सही नजरिया अपनाने पर बहुत जोर देते थे। और ये डिजायर और फियर, इच्छा और भय, ये बार बार आ रहे हैं। लगता है इन पर काबू पाना स्टोइक जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। निश्चित रूप से। स्टोइक मानते थे कि हमारी ज्यादातर जो मानसिक अशांति है, जो दुख है, उसकी जड़ हमारी गलत इच्छाएं हैं। गलत इच्छाएं मतलब ऐसी चीजों को चाहना जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, या फिर बेबुनियाद डर, जैसे मौत का डर या दर्द का डर। उनका रास्ता था अपने मन, अपनी आत्मा या चेतना को तर्क के जरिए ट्रेन करना। ये समझना कि क्या वाकई हमारे लिए जरूरी है और क्या सिर्फ बाहरी दिखावा है, ये पल भर का सुख। और ये ऑनर और शेम, सम्मान और लज्जा। हाँ, ये चीजें भी बाहरी दुनिया की राय पर निर्भर होने के बजाय अंदरूनी गुणों और सही कर्मों से जुड़ी थी उनके लिए। असली सम्मान अंदर से आता है, सही काम करने से, न कि लोग क्या कहते हैं उससे। और फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात यहाँ फिर आ गई। वो दास्ता वाले पहलू के बाद इसका मतलब शायद और भी गहरा हो जाता है ना। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, स्टोइक आजादी मुख्य रूप से आंतरिक थी, इंटरनल फ्रीडम। अच्छा, ये परिस्थितियों से भागना नहीं था, बल्कि उनके बीच रहते हुए भी अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपनी भावनाओं का गुलाम ना बनना था। ये मन की शांति, ट्रैंक्विलिटी और हर हाल में तर्क के अनुसार जीने की क्षमता थी। बेर और एंड्योर जैसे शब्द इसी आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता की ओर इशारा करते हैं। ये एक तरह की मेंटल और इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी है, आत्मनिर्भरता। इस सूची में एक और दिलचस्प शब्द है, गॉड्स। क्या स्टोइक दर्शन में ईश्वर या किसी दैवीय शक्ति का भी कोई स्थान था? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक तर्कसंगत, एक रैशनल और व्यवस्थित इकाई है, एक सिस्टम है। ओके। जिसे वे अक्सर लॉगोस कहते थे, मतलब डिवाइन रीजन या दैवीय तर्क या फिर नेचर, प्रकृति। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में हर चीज का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, और मनुष्य का लक्ष्य है अपने तर्क का इस्तेमाल करके इस व्यवस्था के साथ, इस नेचर के साथ हार्मनी में जीना, सामंजस्य बिठाना। तो ये गॉड्स का जिक्र, ये शायद उसी परम तर्क, उसी ब्रह्मांडीय नियम या प्रकृति की बुद्धिमत्ता की ओर संकेत करता है। ये उनके नैतिक दर्शन को एक आधार देता था। सही वही है जो प्रकृति या उस डिवाइन रीजन के अनुरूप हो। स्रोत में कुछ नाम और जगहें भी हैं जो हमें सीधे इतिहास के गलियारों में ले जाती हैं, जैसे रोम, रोमन, सीजर, डोमिशियन, निकोपोलिस, ग्यारोस। ये सिर्फ नाम नहीं है,
ये एपिक्टेटस के जीवन का एक तरह से नक्शा खींचते हैं। सीजर, डोमिशियन, ये तो बड़े पावरफुल रोमन सम्राट थे। इसका मतलब एपिक्टेटस उस दौर की जो राजनीति थी, जो सत्ता का केंद्र था, उसके प्रभाव में जी रहे थे। क्या इसका उनके दर्शन पर कोई असर पड़ा होगा? यकीनन पड़ा होगा। रोमन साम्राज्य अपनी शक्ति और शानो शौकत के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही वहां क्रूरता और राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत थी। अच्छा। डोमिशियन जैसे शासकों के समय में तो दार्शनिकों पर शक किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, यहाँ तक कि रोम से निकाल भी दिया जाता था। और एपिक्टेटस के साथ भी ऐसा हुआ? एपिक्टेटस को भी रोम से निकाला गया था। शायद इसी अनिश्चितता और बाहरी दबाव के माहौल ने उन्हें अंदरूनी स्थिरता और नैतिक बल ढूंढने के लिए और ज्यादा प्रेरित किया होगा। निकोपोलिस वो जगह है जहां रोम से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपना मशहूर स्कूल खोला और पढ़ाना शुरू किया। और 11 या ग्यारोस एक द्वीप था जिसे सजा के तौर पर देश निकाला देने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका जिक्र शायद स्टोइक सहन शक्ति के किसी उदाहरण के तौर पर आया हो। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि उनके विचार हवा में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उस खास समय और समाज की जो चुनौतियां थीं, एक तरह से उनका जवाब थे। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, स्रोत में कुछ और नाम भी हैं जो थोड़े अलग लगते हैं, जैसे F.T. पैलग्रेव, फ्रांसिस टर्नर पैलग्रेव, गोल्डन ट्रेजरी, लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड। इनके साथ सिलेक्टेड एंड अरेंज्ड और एडिटेड जैसे शब्द भी जुड़े हैं। ये कौन लोग हैं? हाँ, ये नाम हमें सीधे इस किताब के प्रकाशन के समय, यानी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ले जाते हैं। अच्छा, मतलब 1905 के आसपास। हाँ, फ्रांसिस टर्नर पैलग्रेव गोल्डन ट्रेजरी नाम का एक बेहद मशहूर और सफल कविता संग्रह था, उसके संपादक थे। मैंने सुना है इसके बारे में। और लॉर्ड टेनिसन और मैथ्यू आर्नल्ड, ये उस जमाने के इंग्लैंड के चोटी के कवि और साहित्यिक आलोचक थे। बहुत बड़े नाम। तो इस 1905 के संस्करण के साथ इन बड़े साहित्यिक नामों का जुड़ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एपिक्टेटस के विचारों को उस दौर की जानी मानी साहित्यिक हस्तियों ने महत्व दिया। सिलेक्टेड एंड अरेंज्ड, चयनित और व्यवस्थित, या एडिटेड, संपादित जैसे शब्द दिखाते हैं कि उन्होंने इसे सिर्फ छापा नहीं, बल्कि ध्यान से चुनकर व्यवस्थित करके पेश किया। तो ये सिर्फ दार्शनिकों या इतिहासकारों के लिए ही नहीं थी किताब, बल्कि आम पढ़े लिखे लोगों, साहित्य प्रेमियों के बीच भी एपिक्टेटस के विचारों की पहुंच और कद्र को दिखाता है ये। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि एपिक्टेटस के स्टोइक विचार सिर्फ प्राचीन इतिहास का हिस्सा बनकर नहीं रह गए थे। विक्टोरियन और एडवर्डियन युग में भी उन्हें जिंदा और प्रासंगिक माना जा रहा था। और इन प्रतिष्ठित लोगों का नाम जुड़ना शायद किताब को ज्यादा विश्वसनीयता, ज्यादा अपील देता था उस वक्त के पाठकों के लिए। ये भी दिखाता है कि कैसे ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नए रूपों में पहुंचता है जब कोई उसे चुनता है, संवारता है और अपने समय के लोगों के लिए दोबारा पेश करता है। और जहां तक इस किताब की उपलब्ध होने की बात है, स्रोत बताता है कि ये 1905 का मैकमिलन संस्करण है। गूगल बुक्स पर 1935, 2006, 2016 के संस्करणों का भी जिक्र है। हालांकि उनकी पूरी सामग्री शायद ऑनलाइन ना हो। हाँ, अलग अलग दशकों में, बल्कि सदियों में इन सुनहरे वचनों का बार बार छपना, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। क्या कहानी? ये दिखाता है कि एपिक्टेटस के विचार समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, उनकी मांग बनी रही है, लोग उन्हें पढ़ना चाहते रहे हैं, उनसे जुड़ना चाहते रहे हैं। ये महज अकादमिक दिलचस्पी का मामला नहीं लगता। ये उनके विचारों के स्थायी व्यवहारिक मूल्य का सबूत है। लोग आज भी उनमें मुश्किल हालात का सामना करने और एक बेहतर, ज्यादा शांत जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन पाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत के विश्लेषण को समेटें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? लगता है पहली बात तो यही है कि एपिक्टेटस स्टोइक दर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक थे, जिनका सारा ध्यान जीवन जीने की कला पर था, प्रैक्टिकल फिलॉसफी। हाँ, और उनकी शिक्षाओं का केंद्र था आंतरिक शांति पाना। कैसे? तर्क का इस्तेमाल करके, अपनी इच्छाओं और डर को समझकर और उन पर नियंत्रण पाकर। और बाहरी परिस्थितियों को स्वीकारना। बिल्कुल, खासकर उन्हें जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, और अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो हमारे वश में है, हमारे अपने विचार, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं। हमने ये भी देखा कि उनके दर्शन को उनके जीवन के अनुभवों ने, खासकर वो जो दास्ता का दौर था, उसने एक अनोखी, एक खास तरह की गहराई दी होगी। हाँ, वो ऑथेंटिसिटी। और उनके विचार सिर्फ प्राचीन रोम तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि सदियों बाद भी महत्वपूर्ण साहित्यिक हस्तियों ने उन्हें संजोया, और आज भी वे लगातार पढ़े और छापे जा रहे हैं।
तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब सो व्हाट? शायद निचोड़ यही है कि इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें और सवाल जैसे खुशी कैसे मिले, डर से कैसे निपटें, अनिश्चितता में मन शांत कैसे रखें, ये वक्त के साथ बदलते नहीं हैं। ये तो है। और एपिक्टेटस जैसे दार्शनिकों ने सदियों पहले जो जवाब दिए थे, उनमें आज भी गजब की ताकत और प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है। उनका दर्शन हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। क्या? कि असली शक्ति और आज़ादी बाहरी दुनिया को बदलने में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदरूनी जगत को, अपने मन को साधने में है। ये वाकई एक गहरा सबक है। इस पर सोचने की जरूरत है हम सबको। हाँ, और ये पूरी पड़ताल एक और दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि आखिर ये सुनहरे वचन चुने कैसे जाते हैं? मतलब कौन तय करता है कि किसी विचारक की कौन सी बात सुनहरी है जिसे सहेज कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए? क्या ये किसी संपादक का चुनाव होता है, या पाठकों की पसंद होती है, या फिर उन विचारों में ही कोई ऐसी अंदरूनी सच्चाई छिपी होती है जो हर दौर में लोगों को अपनी तरफ खींचती है? ये तो सोचने वाली बात है। और एक और सवाल, क्या ये प्राचीन सिद्धांत जो एक बहुत ही अलग दुनिया में, अलग समाज में पैदा हुए थे, क्या वो आज की इस भागदौड़ भरी, तकनीकी रूप से इतनी जटिल और अक्सर तनावपूर्ण जिंदगी में भी उतने ही कारगर, उतने ही शक्तिशाली साबित हो सकते हैं जितने वे तब थे? इन सवालों पर विचार करना भी अपने आप में एक सार्थक यात्रा हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। ये विचार हमें सोचने के लिए एक नई दिशा देते हैं, यकीनन। आज एपिक्टेटस की दुनिया में इस संक्षिप्त मगर काफी गहन यात्रा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी।